हेलो दोस्तों, नीट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम 4 फाइलम पढ़ चुके थे। आज हम 5वां पढ़ेंगे जो कि है एस्केलमेंथिस। तो पहली चीज़ इनके बारे में याद रखनी है कि ये सर्कुलर होते हैं, यानी गोल होते हैं, और इसी वजह से इनको राउंड वर्म कहा जाता है। ठीक। दूसरी चीज़, इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। साथ ही साथ ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी 3 जर्म लेयर इनमें पाई जाती है। ठीक। अब बात करते हैं इनके खास फीचर्स की। पहली चीज़ है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इनमें पाई जाती है, वो भी कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? जैसे हम लोग में पाई जाती है, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये तो ये जो पाइप होती है ये वाली, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो यही पाइप यहाँ पे जब मोटी हो जाती है तो स्टमक बना लेती है। इसी तरह के कई मॉडिफिकेशन होते हैं इसके। ठीक। तो इसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। वैसे भी इनमें किसी और तरह का थोड़ा एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। फिर इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। जैसे हमारे पास फेरिंग्स होता है जहाँ से खाना और हवा दोनों हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, वैसे ही इनमें भी मस्कुलर फेरिंग्स होता है, वेल डेवलप्ड। ठीक। फिर एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो कि खाना बाहर निकाल देती है बॉडी से, एक एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। पोर मतलब छेद के थ्रू। ठीक। फिर उसके बाद ये डायोसियस होते हैं। डायोसियस मतलब सेपरेट सेक्सेस होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ठीक। अब आगे चलते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट फीचर इनका है कि फीमेल जो होती हैं वो लॉन्गर होती हैं, यानी लंबी होती हैं मेल्स से। ये भी मैं फिगर दिखा के आपको अच्छे से समझा दूंगा। देखिए, तो ये आपको फिगर दिया गया है यहाँ पे राउंड वर्म का, और इसमें देखिए आप फीमेल, ये वाला फीमेल है और ये मेल है। तो फीमेल आप देख रहे हैं लंबी है, ठीक, और मेल छोटा है। तो फीमेल ऑफन क्या होता है, लॉन्गर होती हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, ये फीमेल है लंबी है और ये मेल है जो कि छोटा होता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। दूसरी चीज़, इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी बिना लार्वा के फॉर्म हुए, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, यानी लार्वा फॉर्म होके भी। फिर एग्जाम्पल पे आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एस्केरिस, जो यहाँ पे बना हुआ है, आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ये एस्केरिस ही है, जिसको राउंड वर्म कॉमनली हम कहते हैं। दूसरा है वुचेरिया। वुचेरिया को फाइलेरियल वर्म कहते हैं, क्योंकि ये फाइलेरिया नाम की बीमारी कॉज करता है। फाइलेरिया, जिसको आप एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं। ठीक। फिर तीसरा है एनसाइक्लोस्टोमेटा, जिसको आप हुक वर्म कहते हैं। तो ये कुल 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं, ये तीनों आपको याद रखने हैं। और फिगर से आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये फाइलम ख़त्म होता है। दूसरा फाइलम है हमारा एनेलिडा। एनेलिडा जो होते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनके पास। ठीक। फिर उसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ख़ास बात इनके पास है मेटामेरिक सेगमेंटेड पाए जाते हैं। तो मेटामेरिज्म पाया जाता है इनके पास। मेटामेरिज्म मैंने आपको बताया था कि जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें कोई ना कोई ऑर्गन रिपीट होता रहता है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, जहाँ से ये लाइन बनी हुई है वो एक दो लाइन के बीच में एक सेगमेंट दिखाया गया है, और हर एक सेगमेंट में कोई ना कोई एक ऑर्गन ऐसा होगा जो लगातार पाया जाता है। ठीक। तो उसको कहते हैं मेटामेरिज्म, यानी कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और सीलोमेट होते हैं। तो सेगमेंटेड आपको जरूर याद रखना है, चाहे आप बाकी चीज़ें आप कम भी याद कर सकते हैं, लेकिन सेगमेंटेशन आपको जरूर याद रखना है कि ये मेटामेरिज सेगमेंटेड होते हैं। और जो इनकी बॉडी सरफेस होती है वो सेगमेंट्स में होती है, जैसे कि यहाँ आपको दिख रही है, कई सारे टुकड़ों में टाइप की बटी हुई है, और इन सेगमेंट्स को हम मेटामेयर्स कहते हैं, यानी एक सेगमेंट को हम मेटामेयर कहेंगे। ठीक। और इसी से इनका नाम भी आया है एनेलिडा, जिसको लैटिन में एनेलिडा का मतलब होता है लिटिल रिंग, यानी छोटी सी एक रिंग। तो इनके आप देख रहे हैं रिंग टाइप का बना भी है। ठीक। तो इन्हीं से सेगमेंट की वजह से इनका नाम भी एनेलिडा पड़ा है। आगे पढ़ते हैं। इनके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों तरह की मसल होती हैं। तो सर्कुलर मसल आप देख रहे हैं, ये जो लाइन बनी हुई है ये सर्कुलर मसल को शो करती है। और अगर दो लाइन के बीच में हम देखेंगे, जैसे आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए, तो अगर ये मान लेते हैं सेगमेंट है, ये एक पूरा एक सेगमेंट है। ठीक। तो इन सेगमेंट के आप अगर बीच में देखेंगे, ये जो लाइन है ब्लैक कलर की, ये आपको सर्कुलर वाली लाइन दिखाई गई है। 3D नहीं है, ये 2D है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक। और ये रेड कलर की लाइन से ये आपको लॉन्गिट्यूडनल वाली लाइंस दिखाई गई हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिखाई गई हैं। ठीक। तो ये इनका साइज़ इंक्रीज़ करने में या डिक्रीज़ करने में काफ़ी काम आती हैं।
फॉर एग्जांपल अगर ये रेड वाली लाइन छोटी हो जाए तो इनका सेगमेंट जो होता है वो छोटा हो जाएगा, तो साइज़ इनका कम हो जाएगा। तो इनमें दो तरह की मसल आपको दिखा दी गई, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। अब इनका लोकोमोशन में हेल्प होता है ये इसी तरह, क्योंकि पैर हाथ तो कुछ पाए जाने जाते हैं, तो इसी तरह से ये लोकोमोशन करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद एक एक्वेटिक नेरिस एनालिड के बारे में बताया गया है जिसको नेरिस कहते हैं। नेरिस का एग्जांपल आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इनमें लेटरल अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेज मतलब हाथ पैर, जिस तरह से हम लोग के पास हाथ पैर होता है वैसे भी इनके पास कोई स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है पैरापोडिया। जैसे हमारे पास हाथ पैर होता है वैसे इनके पास पैरापोडिया होता है। अब हम हाथ पैर क्यों यूज़ करते हैं? लोकोमोशन यानी मूवमेंट के लिए। तो वैसे ही ये भी जो अपना पैरापोडिया है वो स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आप एग्जांपल देख लीजिए तब समझ में आएगा। ये नेरिस का एग्जांपल है ये वाला। तो ये जो बगल में साइड में निकले हुए दिख रहे हैं ये सारे पैरापोडिया हैं, छोटे छोटे। और इनका काम क्या होता है? सेगमेंटेशन में। यह देखिए लिखा हुआ फिगर ए नेरिस, तो नेरिस का फिगर ये वाला है, ठीक। पूरा फिगर दिखा देता हूँ। ये पूरा नेरिस का फिगर है, साइड में ये पैरापोडिया लगे हुए हैं, ठीक। अब हम आगे पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी बंद हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और एक स्पेशल ऑर्गन इनका याद रखना है, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर का बैलेंस, यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस का मेंटेन करना। और एक्सक्रीशन मतलब आप जानते हैं वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना। तो नेफ्रीडिया ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक। ये ज़रूर याद रखिएगा। नेफ्रीडिया, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, खासकर एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो एनालिड्स में एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर इनके पास एक न्यूरल सिस्टम भी पाया जाता है और जिसमें पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। अब पहली चीज़, गैंग्लिया आपको नहीं पता होता है, गैंग्लिया जान लीजिए। तो गैंग्लिया जो होता है, जैसे ये एक न्यूरॉन है, मैंने आपको दिखाई है, तो ये जो पार्ट होता है इसको सेल बॉडी कहते हैं। अगर कई सारी पार्ट इसी तरह ये सेल बॉडी जो होती है कई सारे एक दूसरे में जुड़ जाएं तो उसको गैंग्लियन कहते हैं, ठीक। गैंग्लिया कहते हैं। तो पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, यानी इनके पास दो गैंग्लिया होते हैं, दो पेयर, एक पेयर यानी दो होते हैं। और जो कि लेटरल नर्व से साइड साइड में नर्व निकली होती है, उसी से दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक। तो एक पेयर होता है यानी दो होंगे, और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे? नर्व से, ठीक। फिर इनके पास एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मतलब जैसे हमारे पास होता है स्पाइनल कॉर्ड, हमारी जो पीठ होती है उसमें रीढ़ की हड्डी होती है, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। वैसे ही इनके पास एक नर्व कॉर्ड पाया जाता है जो कि डबल होता है और वेंट्रल होता है, वेंट्रल साइड यानी पेट वाली साइड होता है, ठीक। फिर उसका नेरिस के बारे में एक और चीज़ बताया गया है कि ये डायसियस होता है। दूसरी चीज़, जो अर्थवर्म्स होते हैं और लीचेस होते हैं वो मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस मतलब होता है एक ही में दोनों सेक्स पाए जाएंगे, मेल और फीमेल दोनों एक ही में पाए जाएंगे। तो जो नेरिस हो गया, एग्जांपल याद रखिएगा, नेरिस डायसियस हो गया, अर्थवर्म और लीच जो हो गया ये मोनोसियस हो गया, ठीक। फिर रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। पहली चीज़ तो नेरिस हो गई। दूसरा फेरेटिमा, जिसको आप अर्थवर्म कहते हैं, अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा, याद रखिएगा। तीसरा है हेरोडिनेरिया, जिसको आप ब्लड सकिंग लीच के नाम से जानेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका ये किंगडम कंप्लीट। इंपॉर्टेंट किंगडम है, कुछ चीज़ें जरूर याद रखिएगा, जैसे नेफ्रीडिया है, पैरापोडिया है, और कौन सा ऑर्गेनिज्म डायसियस है और कौन सा मोनोसियस है। ये चार चीज़ें जरूर याद रखिएगा। तो अगला फाइलम है हमारा ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। पूरे एनिमल किंगडम जो है उसमें सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ठीक। और इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, तो ये आपको आसपास दिखते भी हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि स्कॉर्पियन है, बिच्छू, और ये एक टिड्डा है जिसको लोकस्ट कहा जाता है, टिड्डे को। और अगर हम दुनिया के सारे स्पीसीज जो हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो 3 में से 2 पार्ट ऑर्थ्रोपोडा आएंगे, ठीक। तो ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑन अर्थ आर ऑर्थ्रोपोड। तो 2/3 भाग जो है वो सब आर्थ्रोपोड हैं। फिर इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ये चीज़ तो आपको दिख ही रही है। यहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर, तो एक प्लेन के थ्रू डिवीज़न हो सकता है इनका। फिर उसके बाद सेगमेंटेशन पाया जाता है इनमें, ये चीज़ याद रखनी है, और सीलोमेट होते हैं।
फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी होती है उन पे काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर से इनके बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है, एक सपोर्ट किया जाता है एक स्केलेटन के द्वारा, जो कि काइटिन का बना होता है। काइटिन नाम का पदार्थ होता है, उससे बना होता है। ठीक, अब बॉडी को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। हेड होता है पहले, फिर थोरैक्स होता है, और आखिरी में एब्डोमेन। ये 3 पार्ट होते हैं। तो हेड जो होता है, हेड तो आप जानते हैं सर, और थोरैक्स वो पार्ट होता है जो हेड, सर और एब्डोमेन के बीच में हो। जैसे हम लोग का सर होता है और हम लोग का एब्डोमेन यानी पेट, तो हमारे सर और पेट के बीच में जो भी पार्ट है, जैसे हमारा सीना हो गया, चेस्ट हो गया और रिब हो गए, ये सब हमारा थोरैक्स में आएगा। तो इसी तरह इनके पास भी 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। फिर इनके पास ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, और इसी से इनका नाम पड़ा है। अपेंडेजेस मतलब हाथ पैर, जो इनके पैर होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे में, और इन्हीं से इनका नाम पड़ा है, क्योंकि आर्थोस मतलब ज्वाइंट और पोडा मतलब अपेंडेजेस। ठीक, इसी से इनका नाम आर्थ्रोपोड पड़ा हुआ है। फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन याद रखने हैं आपको, इनमें सारे तरह के पाए जाते हैं। गिल्स, बुक गिल्स और बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम, ये 4 तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। खासकर आपको ये बुक गिल्स और बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम ये जरूर याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। बुक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे बुक के पेजेस होते हैं, वैसे ही जो इनके गिल्स होते हैं उनमें कई सारे पेजेस टाइप के पाए जाते हैं, इसीलिए बुक बोला जाता है। ठीक, तो ये 4 तरह का इनमें रेस्पिरेशन के लिए सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो इनका होता है वो ओपन टाइप का होता है। ठीक, तो कोई मतलब नस नहीं पाई जाती है, सिंपल ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेंसरी ऑर्गन्स। इनमें सेंस करने के लिए ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि एंटीना। सर पे जो है मतलब 1-2 एंटीना टाइप के बाल टाइप के निकले होते हैं। और आइज़ जो होती हैं वो कंपाउंड या सिंपल दोनों हो सकती हैं। तो कंपाउंड मतलब होता है कि आइज़, जो कंपाउंड आई होती है वो कुछ इस तरह दिखती है, देख लीजिए ज़रा, ऐसा कुछ। तो यहाँ आप देख रहे हैं इनमें सारी की सारी ये आइज़ का खूब सारे डिवीज़न है, छोटे छोटे पार्ट में बटी हुई है, इसको कहते हैं कंपाउंड आइज़। ये किसी इंसेक्ट का फिगर है, मुझे नहीं पता किसका फ़िलहाल। तो एंटीना हो गया, आइज़ हो गई, तो ये सब सेंस करने के लिए होते हैं। साथ ही साथ स्टेटोसिस्ट नाम का एक स्पेशल सेंसिंग ऑर्गन होता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक, तो ये स्टेटोसिस्ट जो है ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है आर्थ्रोपोड्स में, ये जरूर याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन के लिए इनमें माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिससे एक्सक्रीशन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है ओविपेरस। ये जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक, तो इसी वजह से ओविपेरस मतलब होता है अंडे देने वाले। तो सारे आर्थ्रोपोड, मोस्टली ज़्यादातर आर्थ्रोपोड जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, यानी लार्वा बन भी सकता है या फिर नहीं भी बन सकता है। अब इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है और उसके क्लासिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। पहला है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स, मतलब ऐसे इंसेक्ट जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। पहला है एपिस। एपिस मतलब हनी बी, बहुत ही इजी है, मतलब जो हनी प्रोड्यूस होती है उससे पैसा कमाते हैं। फिर बॉम्बिक्स है, जिसको आप सिल्क वर्म कहते हैं, जिससे रेशम बनाया जाता है। लेसिफर है, लैक इंसेक्ट, ये भी किसी काम में आता होगा पता नहीं। फिलहाल तो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं तीनों, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला है वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब जो कैरियर का काम करते हैं, डिसीज़ फैलाने का काम करते हैं, जैसे एनाफिलीज जिससे मलेरिया होता है, फीमेल एनाफिलीज से। ठीक, जो फिर क्यूलेक्स है, ये भी एक तरह का मॉस्किटो है। और फिर एडिस है, एडिस से चिकनगुनिया और डेंगू दोनों होते हैं। ठीक, तो ये दोनों याद रखिएगा, तीनों मॉस्किटो होते हैं ये, और ये डिसीज़ फैलाने का काम करते हैं। अगला है ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट मतलब ऐसा पेस्ट जो कि झुंड में चलता है, और स्पेशली क्रॉप जो होती है, हमारी फसल होती है, उस पर अटैक करता है। तो इसमें लोकस्टा आ जाता है। लोकस्टा यानी लोकस्ट, जो कि मैंने दिखाया था अभी, टिड्डा। तो टिड्डा आप जानते हैं ग्रुप में चलता है, और ग्रुप में ये फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो ग्रिगेरियस पेस्ट कहलाते हैं। ठीक, अगला है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल मतलब ऐसा एनिमल जिसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, जब से एवोल्यूशन उसका हो रहा है तो उसका कोई खास चेंज नहीं हुआ उसके बॉडी में। तो इसमें आ जाता है लिमलस यानी कि किंग क्रैब। तो जो किंग क्रैब है ये जैसे पहला था, जैसे हजारों साल पहले था, वैसे आज भी है, इसमें कुछ खास चेंज नहीं देखने को मिला, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। अब हम
एग्जाम्पल्स का जो फिगर दिया गया है उसको ज़्यादा देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये हमारा फाइलम ख़त्म हो गया। ठीक, तो पहला ये जो हमें दिया गया है ये है लोकस्ट, दूसरा बटरफ्लाई, तीसरा स्कॉर्पियन और चौथा है प्रॉन। तो ये 4 एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में फिगर में दिए गए हैं, ये चारों ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये हमारा ख़त्म होता है आर्थ्रोपोडा। तो अगला फाइलम है हमारा मोलस्का। जो मोलस्का है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट मैंने बताया था आपको आर्थ्रोपोडा है, तो सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का है। फिर मोलस्का में जो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट होते हैं। तो ये हो गया कॉमन फीचर्स। अब हम आते हैं जो हमें मेन पढ़ने हैं स्पेशल फीचर्स। तो पहली चीज़, इनके ऊपर एक शेल पाई जाती है, जैसे आप यहाँ साइड में देख रहे हैं, ये एक मोलस्का बना हुआ है, पाइला नाम है इसका। तो ये शेल है, शेल मतलब कवरिंग एक पाई जाती है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, यानी कैलकेरियस होती है, कैलकेरियस सेल। ठीक, CaCO3 आप जिसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक, और ये प्रोटेक्शन का काम करती होगी, सिंपल सी बात है, हार्ड बहुत होती है। फिर उसके बाद इनकी भी बॉडी हमें डिवाइड करनी है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में। इन 3 पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइड होती है, ये आप समझ लीजिएगा अच्छे से। तो ये मैंने स्नेल का फिगर दिखाया, स्नेल भी एक तरह का मोलस्का होता है। तो ये पार्ट जो है ये हेड है आपका, और ये वाला फुट है, और ये जो निकला हुआ है ये कूबड़ है, यानी हम्प है, और इसे विसरल हम्प कहा जाता है। कूबड़ को हम्प बोलते हैं। ठीक, इसमें आपके सारे सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब स्टोर करने लायक टाइप का ऑर्गन होता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा कूबड़ होता है यानी हम्प जो होता है, इसके ऊपर एक चादर चढ़ी होती है, यानी मेंटल, मेंटल मतलब चादर हो जाता है एक। तो एक चादर चढ़ी होती है जो कि सॉफ्ट होती है और स्पंजी टाइप की होती है। ठीक, तो ये चादर चढ़ी होती है इसके हम्प के ऊपर, और जो चादर होती है, चादर और हम्प इन दोनों के बीच में स्पेस होता है थोड़ा सा। तो जो स्पेस होता है हम्प और मेंटल के बीच में, उसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। तो जो कूबड़ होता है और तो हमारी मेंटल होती है, उसके बीच का स्पेस हमें मेंटल कैविटी कहते हैं। इस मेंटल कैविटी में हमको गिल्स मिलते हैं जो कि फीदर के तरह के होते हैं। फीदर मतलब यहाँ पे आपका पंख, तो पंख के तरह के हमें गिल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक, अब ये जो गिल्स होते हैं इनका फंक्शन रेस्पिरेशन में भी होता है और एक्सक्रीशन में भी होता है। तो दोनों फंक्शन याद रखिएगा, एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन दोनों हमारा फीदर लाइक गिल्स जो होते हैं ये करते हैं। ठीक, अगली चीज़ है जो इनका हेड रीजन होता है, उनमें हमें सेंसरी टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं। टेंटिकल्स जो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो डंडे टाइप के निकले हुए हैं इनको टेंटिकल कहते हैं। ये सेंस करने का काम आता है कि आगे क्या चीज़ है, ये चीज़ सेंस कर सकते हैं। ठीक, तो हेड रीजन में हमें सेंसरी टेंटिकल देखने को मिलते हैं। और जो माउथ होता है उसमें फाइल के तरह का एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। रेस्पिंग मतलब खुरचने वाला, जो चीज़ों को खुरच सकता है। तो जो इनकी जीभ होती है मोलस्का की, उसके ऊपर छोटे छोटे दांत टाइप के पाए जाते हैं। वो दांत क्या करते हैं, चीज़ों को खुरच कर खाने में हेल्प करते हैं, तो फीडिंग के लिए यानी खाने के लिए। और इस रेस्पिंग ऑर्गन को हम रेडुला कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद इसमें 2-3 फीचर और हैं, लेकिन उसके पहले हम पहले फिगर देख लेते हैं। तो ये जो पहला फिगर आपको दिया गया है ये है पाइला का फिगर, और दूसरा फिगर आपको उसका ऑक्टोपस का दिया गया है। और इसके अलावा आप स्नेल का फिगर मैंने दिखाया था वो भी याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगली बात एनसीईआरटी ने बताई है कि ये जनरली डायसियस होते हैं और ओवीपेरस होते हैं, यानी अंडे देने वाले होते हैं। ठीक, फिर एग्जाम्पल पे आ जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल में पहला है पाइला, जिसको आप एप्पल स्नेल कहते हैं, जो ऊपर मैंने बताया था, दिखा हुआ था। तो दूसरा है पिंकटेडा, पिंकटेडा को पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। पर्ल मतलब मोती। ठीक, तो मोतियों की तरह टाइप का थोड़ा दिखता है, इस वजह से पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। तीसरा है सीपिया, सीपिया को हम कटल फिश कहते हैं। और फिर लोलिगो, लोलिगो को स्क्विड कहते हैं। फिर है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को हम डेविल फिश कहते हैं। और फिर है एपाइसिया, एपाइलिसिया, एपाइलिसिया को हम सी हेयर कहते हैं। हेयर मतलब होता है खरगोश, तो समुद्री खरगोश कहते हैं एपाइलिसिया को। डेंटेलियम है, डेंटेलियम को टस्क शेल कहते हैं। और फिर चीटोप्लूरा है, इसको काइटोन कहते हैं। तो ये 4-6 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं मोलस्का में, और हमारे यहाँ मोलस्का ख़त्म होता है। ठीक, तो अगला फाइलम है हमारा एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में
एक एंडोस्केलेटन पाया जाता है, यानी स्केलेटन सिस्टम एक पाया जाता है जो कि कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना होता है। कैलकेरियस ऑसिकल्स मतलब होता है बोन, और कैलकेरियस मतलब वही कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई बोन्स पाई जाती हैं। ठीक, सिंपली समझिए आप। और इसीलिए इनका नेम एकाइनोडर्मेटा पड़ा है, क्योंकि इनके जो बॉडी होती है उस पर कांटे पाए जाते हैं, स्पाइनी बॉडी। स्पाइनी मतलब कांटे, जैसे मैं आपको दिखा दूं तो ये इनकी बॉडी आप देख सकते हैं, इसकी पूरी बॉडी इस पर छोटे छोटे कांटे निकले हुए हैं। तो पूरी बॉडी स्पाइन से यानी कांटों से घिरी होती है, इसीलिए इनको इनकाइनोडर्म कहते हैं। ठीक, अगली चीज़ है, ये सारे के सारे मैरीन होते हैं, सब खारे पानी में पाए जाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो एडल्ट होते हैं एकाइनोडर्म्स, यानी जो बड़े हो गए होते हैं, वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि जो लार्वा होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कि जो एडल्ट एकाइनोडर्म होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, और जो लार्वा होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। अगली चीज़ है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, और जो माउथ होता है यानी मुंह जो होता है वो लोअर यानी वेंट्रल साइड पे पाया जाता है, यानी नीचे की तरफ पाया जाता है, और जो एनस होता है वो अपर साइड में पाया जाता है, ऊपर की तरफ यानी डोर्सल साइड में पाया जाता है। फिर इनका एक बहुत ही स्पेशल फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि इनको हर एक चीज़ से अलग बनाता है। ठीक, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो हमारा है एकाइनोडर्म्स में, वो लोकोमोशन में और कैप्चर करने में, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करने में फूड का, इसमें हेल्प करता है, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक, तो लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, इस सब में हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इनके पास यूनिक है वो हमारे काम आता है। ठीक, दूसरी चीज़ है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो इसमें पाया ही नहीं जाता, टोटली एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ याद रखने लायक है वो है कि डेवलपमेंट है इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा स्टेज बनती है। ठीक, फिर आ जाते हैं एग्जाम्पल में। पहली चीज़ है एस्टेरियस, जिसको आप स्टारफिश कहते हैं, बहुत ही कॉमन है। फिर एकाइनस, एकाइनस को आप सी अर्चिन कहते हैं। एंटीडोन, एंटीडोन यानी सी लिली, और कुकुमेरिया जिसको आप सी कुकुम्बर कहते हैं, ये तो आसान है याद रखने में, नाम मिलता जुलता है। फिर ऑफ्यूरा जिसको आप ब्रिटल स्टार कहते हैं। तो ये 5 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, और अब हम फिगर देख लेते हैं। तो 2 फिगर दिए गए हैं ऑफ्यूरा और एस्टियरेसिस का। तो ये है हमारा स्टारफिश का, और ये है ऑफ्यूरा का। ठीक, तो ये दोनों फिगर आपको ध्यान में रखने हैं। तो बस इस फाइलम में हमें इतना ही पढ़ना था, तो ये फाइलम ख़त्म होता है। अब अगले चलते हैं हम। अगला फाइलम है हमारा हेमिकॉर्डेटा। जो हेमिकॉर्डेटा है इसको पहले सब फाइलम के रूप में रखा गया था, यानी एक फाइलम के अंदर रखा गया था। किसके अंदर? कॉर्डेटा के अंदर। कॉर्डेटा जो आखिरी फाइलम है हमारा, इसके अंदर इसको हेमिकॉर्डेटा को सब फाइलम के रूप में रखा गया था। अच्छा, इसको क्यों रखा गया था? क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर था स्टोमोकॉर्ड, जो कि एकदम नोटोकॉर्ड की तरह लगता था। तो लोगों ने सोचा था कि नोटोकॉर्ड स्टोमोकॉर्ड दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए इसको हेमिकॉर्डेटा के अंदर ही रख दिया था। लेकिन बाद में जब स्टोमोकॉर्ड एकदम अलग पाया गया नोटोकॉर्ड से, तो इसको सेपरेट फाइलम में यानी अलग फाइलम में एक अलग फाइलम बना दिया गया हेमिकॉर्डेटा नाम से। ठीक, तो हेमिकॉर्डेट्स है वह रूडिमेंट्री मतलब कम विकसित, जो कम विकसित हो उसको रूडिमेंट्री कहते हैं। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन। कॉलर के रीजन में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला रीजन, ये कॉलर का रीजन है। यहाँ पे हमको स्टोमोकॉर्ड दिखता था, जिसको नोटोकॉर्ड समझ के हमने इसको कॉर्डेटा के अंदर रख दिया गया था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। दूसरी चीज़, ये बहुत ही छोटा फाइलम है। स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल, यानी कीड़े मकोड़े टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, और मैरीन एनिमल्स, खारे पानी में समुद्र में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। ठीक, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। साथ ही साथ ये सिलोमेड भी होते हैं। फिर उसके बाद जो इनका खास फीचर है वो है इनके बॉडी का डिवीज़न। इनके बॉडी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोबोसिस, दूसरा कॉलर है, और तीसरा है ट्रंक। तो ये 3 पार्ट इनके बॉडी के आपको याद रखने हैं। यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है। तो पहला ये प्रोबोसिस है, ऊपरी पार्ट, बीच में आपको कॉलर दिखाया गया है, और नीचे आपको यहाँ पे ट्रंक दिखाई गई है। ठीक, फिर उसके आगे चलते हैं। आगे हमको बताया गया है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है,
और रेस्पिरेशन यहाँ पे गिल्स के थ्रू होता है। जब पानी में रहते हैं सिंपल सी बात है गिल्स के थ्रू ही होगा, ठीक। तो रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं। तो प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में यहाँ पे काम करता है, ठीक। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो छोटा सा फाइलम है, कुछ खास बताने को है नहीं। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, बैलेनगुलोसस और सैक्रोगुलोसस। तो दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक। यहाँ पे आपको जो दिया गया है यहाँ एग्जाम्पल, इसको आप देख लीजिए। बैलेनोग्लोसस का है एग्जाम्पल ये, और इसमें 3 पार्ट आपको लेबल करने आने चाहिए कि पहला प्रोबोसिस, दूसरा कॉलर और तीसरा ट्रंक। और कॉलर रीजन में आपको स्टोमोकॉर्ड देखने को मिली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये वाला फाइलम ख़त्म होता है। तो हमारा आखिरी फाइलम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का सबसे स्पेशल फीचर जो होता है वो है नोटोकॉर्ड। इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है जो कहीं और नहीं पाई गई, ठीक। तो सिर्फ कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें एक डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है। डोर्सल मतलब पीठ के साइड, हॉलो मतलब अंदर से खोखली, नर्व कॉर्ड मतलब होता है रस्सी। तो नर्व्स की एक झुंड पाया जाता है, एक हिसाब से ग्रुप पाया जाता है जो कि एक रस्सी की तरह लगता है, ठीक। तो डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है और पेयर्ड फेरेंजियल ग्रिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो फेरेंजियल मतलब होता है फेरिंग्स से निकले हुए, ठीक। तो पेयर्ड फेरेंजियल ग्रिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये 3 फीचर यूनिक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद दे आर बाइलेटरी सिमेट्रिकल, आप खुद को देख सकते हैं क्योंकि आप भी कॉर्डेटा में आते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं आप, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ये चीज़ें आप खुद में देख के बता सकते हैं, ठीक। सिंपल चीज़ें हैं। फिर उसके बाद एक स्पेशल फीचर एक और है, पोस्ट एनल टेल, ठीक। इनके पास पोस्ट एनल टेल पाई जाती है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पे कुछ डिफरेंस बताया है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में। तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको फिगर यहाँ पे समझा देता हूँ ज़रा। तो ये वाला फिगर आप देखिए, ये कॉर्डेटा का कैरेक्टर फिगर है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक। कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं बस। तो यहाँ पे हमारे गिल स्लिट्स पाए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नोटोकॉर्ड दिखाई गई है, यहाँ नर्व कॉर्ड दिखाई है, और फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्टेनल पार्ट दिखाया गया है जहाँ से हमारी टेल निकलती है, ठीक। अब हम आते हैं डिफरेंस पे। तो डिफरेंस का कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप बोर्ड में क्या दोनों में इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स में या फिर नीट में, दोनों में आपको ये पूछा जाता है। तो पहली चीज़, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में हमको डिफरेंस पता करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। पहला हमारा कोऑर्डिनेट है, दूसरा हमारा नॉन कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, सिंपल सी बात। नॉन कोऑर्डिनेट में नोटोकॉर्ड नहीं होती है, एब्सेंट। कोऑर्डिनेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और डॉर्सल होता है, यानी पीठ के साइड पाया जाता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ये पीठ के साइड पाया जाता है जहाँ आपका रीढ़ की हड्डी होती है, और हॉलो होता है, खोखला होता है, और सिंगल होता है एक, ठीक। जबकि जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है, ठीक। तो ये जस्ट उल्टा कर देंगे, डॉर्सल का उल्टा वेंट्रल, हॉलो का उल्टा सॉलिड और सिंगल का उल्टा डबल, तो आ जाएगा आपका। अब आप निमोनिक भी याद कर सकते हैं कि एस एच डी आप इसके कोऑर्डिनेट के लिए याद कर सकते हैं। एस से सिंगल, एच से हॉलो, डी से डॉर्सल। तो कोऑर्डिनेट में एस एच डी नाम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो आपका नॉन कोऑर्डिनेट का आ जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़ है फेरिंग्स। इसमें फेरिंग्स जो होते हैं परफोरेटेड यानी छेद टाइप के होते हैं गिल स्लिट्स से। और फिर उसके बाद यहाँ जो नॉन कोऑर्डिनेट है इनमें गिल स्लिट्स नहीं होते हैं, गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। कोऑर्डिनेट में हार्ट वेंट्रल साइड होता है, यानी पेट की साइड हमारे सीने की तरफ होता है। जो नॉन कोऑर्डिनेट है इनमें हार्ट डॉर्सल की तरफ पाया जाता है, यानी पीठ के साइड, अगर होगा तो, जो नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट एनल पार्ट यानी पोस्ट एनल टेल आप सिंपली समझिए प्रेजेंट होती है, यानी कोऑर्डिनेट्स में हमको टेल देखने को मिलेगी। जैसे हम लोग में टेल खैर हट गई है लेकिन टेल बोन फिर भी रह गई है, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट जो होते हैं उनमें पोस्ट एनल टेल आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक। अब जो आगे का चैप्टर है उसमें हमें कोऑर्डिनेटा को डिवाइड किया गया है कई सारे चीज़ों में, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक। अब जो फाइलम कोऑर्डिनेटा है इसको 3 सब फाइलम में हमने डिवाइड किया है, ठीक। तो कोऑर्डिनेटा के अंदर, कोऑर्डिनेटा एक फाइलम है, उसके अंदर सब फाइलम
अब कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम जो है, पहला है यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो ये 3 सब फाइलम है। अब जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है, ये दोनों प्रोटोकॉर्डेट कहे जाते हैं। प्रोटो मतलब होता है पहले, तो ये दोनों पहले विकसित हुए हैं, ठीक। इनका इवोल्यूशन पहले हुआ है। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों प्रोटोकॉर्डेट हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, यानी हमेशा ये पानी में रहने वाले, खारे पानी में रहने वाले होते हैं। तो आपको पता भी है कि लाइफ जो होती है वो ओरिजिनेट हुई थी वाटर में ही, ठीक। तो ये पहले ओरिजिनेट हुए थे, तो ये पानी में रहते हैं। फिर उसके बाद जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं, इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ लार्वा की टेल में होती है, यानी सिर्फ पूंछ में पाई जाती है। जबकि जो सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं, इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड से, सर से लेकर टेल तक पूरा पाई जाती है, ठीक। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया दोनों के बीच में कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में क्या डिफरेंस है। और जो सिफेलोकॉर्डेटा की होती है वो परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ होती है, मतलब पूरी लाइफ में बनी रहती है, लगातार रहती है, ठीक। अब एग्जांपल्स देखते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल है एस्केडिया और सैल्पा, साथ ही साथ डोलियम भी एक याद रखिएगा, डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा में आपको 2 एग्जांपल दिए गए हैं, एक ही दिया गया है, ब्रांकियोस्टोमेटा और इस एम्फॉक्सियस जिसको कहते हैं, या लैंसेलेट कहते हैं। तो ये एग्जांपल आपको यूरोकॉर्डेटा का और सिफेलोकॉर्डेटा का आपको याद रखना है, ठीक। अब हम आते हैं, ज़रा वर्टिब्रेटा पढ़ देते हैं, ठीक। तो जो तीसरा फाइलम है यानी सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसमें नोटोकॉर्ड होती तो है लेकिन सिर्फ एम्ब्रियो की स्टेज में। जैसे इंसान बड़ा हो जाता है, एम्ब्रियो से एडल्ट में चेंज होता है, नोटोकॉर्ड जो होती है वो गायब हो जाती है, उसके जगह से एक बोन की वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है, ठीक, जिसको आप रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। तो नोटोकॉर्ड पहले होती है लेकिन वो बाद में हट जाती है, वो वर्टिब्रल कॉलम हमारी बन जाती है, रीढ़ की हड्डी बन जाती है। तो इसमें एनसीईआरटी ने एक लाइन दी है कि थस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, यानी कि सारे वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो कॉर्डेटा तो हैं, लेकिन हर एक कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। अब इसको समझना बहुत ही ईजी है, क्योंकि वर्टिब्रेट जो होते हैं उनमें हमें टेल वो दिखी, नोटोकॉर्ड दिखी, तो कॉर्डेट हो गए। फिर उसके बाद सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि कॉर्डेटा में तो हमें सिफेलोकॉर्डेटा वो सब भी तो मिल गया था, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा ये दोनों भी हैं, ठीक। तो हर एक कॉर्डेट जो होता है वो वर्टिब्रेट नहीं होता है, लेकिन हर एक वर्टिब्रेट जो होता है वो कॉर्डेट होता है। फिर इसके आगे पढ़ते हैं, बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स एज अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। मस्कुलर हार्ट होता है, 2 या 3 या 4 चैम्बर होते हैं, जैसे हम लोग में 4 चैम्बर, 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ठीक। फिर एक्सक्रीशन के लिए जो है किडनी पाई जाती है, ये सब हम लोग का फीचर है, बहुत ईजी है। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी। और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं हमारे भी, जैसे एक पेयर हाथ होता है, एक पेयर पैर होता है। और अपेंडेजेस में हमारे फिन्स भी हो सकते हैं, फिन्स मतलब जो मछलियों में पाए जाते हैं, पंख जिसको कहा जाता है, और लिम्स भी हो सकते हैं जो हम लोग में पाए जाते हैं, जिसको आप हाथ पैर कहते हैं, ठीक। अब जो वर्टिब्रेटा है इसका डिवीज़न हमको पढ़ना है, ठीक। तो इस पहले चार्ट को देख लेते हैं, पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है। तो वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया है 2 डिवीज़न में, पहला एग्नेथा और दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा जो होता है उसमें लेग्स, जॉ यानी जबड़ा नहीं होता है, जबकि जो नेथोस्टोमेटा होते हैं इसमें जबड़ा होता है, जॉ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एग्नेथा जो होता है उसमें एक क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा, सिर्फ एक क्लास। और जो नेथोस्टोमेटा है इसमें हमें सुपर क्लासेस पढ़नी है, यानी क्लास के एक जस्ट क्लास के ऊपर वाला जो सेक्शन होता है उसको सुपर क्लास कहते हैं। तो नेथोस्टोमेटा में पहला है पाइसेस यानी फिश जो होती हैं, इसमें कॉन्ड्रोक्थिक्स आ सकती हैं और ऑस्ट्रियोथिक्स, 2 तरह की मछलियाँ, ठीक। इनमें फिशेस में फिन्स होते हैं जो इनके तैरने में काम आते हैं, ठीक। दूसरा है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में जो होता है लिम्स होते हैं यानी हाथ पैर होते हैं, जैसे हम लोग। तो एम्फीबियंस हो गया, फिर रेप्टाइल हो गया, फिर एव्स यानी बर्ड्स हो गए, और मैमल्स हो गए, मैमल्स में हम लोग आते हैं, ठीक। तो ये पूरा चार्ट आपको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। फिर इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रोक्थिक्स, ऑस्ट्रियोथिक्स और ये चारों क्लासेस जो दी गई हैं सब डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और आपके सपोर्ट के लिए थैंक्स बोलना था। आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
ठीक। तो वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी मैं जल्दी ही बढ़ा दूंगा। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।